वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल उन्होंने वैक्सीन के दाम बढ़ने के पीछे जो कारण बताए हैं वो विशेषज्ञों के गले नहीं उतर रहा है। वित्त मंत्री का कहना है कि वैक्सीन पर 5% जीएसटी कम करने से वैक्सीन महंगी होगी। इसको लेकर जीएसटी विशेषज्ञ बिमल जैन कहते हैं कि वैक्सीन पर जीएसटी को बिना संदेह कम किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल के पास इसके अधिकार हैं। केंद्र सरकार को महामारी की आपात स्थिति को देखते हुए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलानी चाहिए और वैक्सीन पर जीएसटी की दर को कम करना चाहिए ताकि लोगों को कम कीमत पर टीका मिले। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर्स पर भी 12% जीएसटी लग रहा है, इसमें भी कमी की जानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि अगर वैक्सीन को जीएसटी से पूरी छूट दे दी गई तो उत्पादक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। वो इसका बोझ वैक्सीन की कीमत बढ़ाकर उपभोक्ताओं पर डालेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 10 बिस्तर का म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट और ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया जाएगा। ये देश का पहला म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट होगा। इसकी जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी। जिस प्रकार से विगत दिनों में कोविड पॉजिटिव और जो कोविड नेगेटिव पेशेंट हो चुके हैं उनमें म्यूकोरसाइकोसिस जिसको फंगल इन्फेक्शन कहते हैं उसकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। पूरे देश में ये देखने को मिला है कि इस बीमारी के कारण बहुत तेजी से पेशेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। हमारी सरकार ने तुरंत अलर्ट मोड में आकर ये निश्चय किया है कि इस बीमारी के रोकथाम और उसके उपचार के लिए हम पहले फेज में भोपाल के जीएमसी मेडिकल कॉलेज में और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में म्यूकोरसाइकोसिस की यूनिट जो 10-10 बिस्तर की होगी वो शुरू करेंगे। इसे लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमीदिया के डॉक्टर्स और अधिकारियों ने अमेरिका में इस बीमारी का बड़े स्तर पर इलाज कर रहे डॉक्टरों से बात की। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी को भी इस बीमारी के लक्षण दिखाई दे तो वे तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। कोरोना के नए स्ट्रेन को भारतीय बताने पर सरकार ने आपत्ति जताई है। सरकार ने कहा है कि B1617 वेरिएंट को दुनिया के लिए चिंताजनक बताने वाले WHO के बयान को कई मीडिया रिपोर्ट्स में कवर किया गया। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स में इस वेरिएंट को भारतीय कहा गया, लेकिन ये रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। सरकार का दावा है कि WHO ने अपने 32 पेज की डॉक्यूमेंट में इस वेरिएंट के साथ कहीं भी इंडियन नहीं जोड़ा है। दरअसल WHO ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे B1617 स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था। उसका कहना था कि यह वेरिएंट ज्यादा संक्रामक लग रहा है और यह आसानी से फैल भी सकता है। इस बीच WHO ने बयान जारी कर कहा कि वह किसी भी स्ट्रेन को किसी देश से जोड़कर नहीं देखता है। राजस्थान में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। खुद स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने राजस्थान में यूके स्ट्रेन मिलने की पुष्टि की है। हमने अप्रोच किया भाई हमारी स्ट्रेन का तो पता चले कि प्रदेश में अभी कौन से स्ट्रेन से हम गुजर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि राजस्थान में यूके का स्ट्रेन है। पुणे की लैब में राजस्थान से भेजे गए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में यूके स्ट्रेन का पता लगा है। राजस्थान सरकार अब जयपुर के सवाई मानसिंह यानी SMS अस्पताल में भी सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की तैयारी में है। जीनोम सीक्वेंसिंग का जो काम है हमने निश्चय किया, मुख्यमंत्री जी की डायरेक्शन है, जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज में शुरू किया जाए। विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए। जल्दी हम ये सुविधा यहाँ डेवलप होने से तत्काल हमें डबल म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट है, कौन सा म्यूटेंट है उसकी जानकारी मिल जाएगी, तो ट्रीटमेंट की जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो भी हमारा ठीक हो सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम से मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं।
काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च यानी CSIR ने एक रिसर्च पेपर जारी किया है। इस रिसर्च पेपर में कोरोना महामारी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने आए हैं। सबसे पहले ये कि AB और B ब्लड ग्रुप के लोगों को कोरोना का खतरा ज्यादा है, वहीं O ब्लड ग्रुप के लोगों पर इसका असर कम देखने को मिला है। इस ब्लड ग्रुप के ज्यादातर मरीज या तो एसिम्प्टोमेटिक हैं या फिर उनमें बेहद हल्के लक्षण देखे गए हैं। हालांकि इस पर डॉक्टरों का कहना है कि हो सकता है कि O ब्लड ग्रुप का इम्यून सिस्टम इस वायरस के खिलाफ AB और B ग्रुप वालों से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन अभी इस रिसर्च पर और स्टडी किए जाने की जरूरत है। इस रिसर्च के मायने ये नहीं है कि O ब्लड ग्रुप वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन छोड़ देना चाहिए। वो पूरी तरह इस वायरस से इम्यून नहीं है और उन्हें भी दिक्कत हो सकती है। वहीं शाकाहारी लोगों की तुलना में मांसाहारियों को कोरोना वायरस संक्रमण होने की आशंका ज्यादा है। सीरो पॉजिटिव सर्वे के डेटा के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें देश के 10,000 लोगों से डेटा लिया गया है और इसकी जांच 140 डॉक्टर्स की टीम ने की है। तमाम खबरों और जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर ऐप। दवाइयों की कमी से निपटने के लिए मुंबई के एक डॉक्टर दंपति ने सराहनीय पहल शुरू की है। मुंबई के कफरेड इलाके में रहने वाले डॉक्टर मार्कस रैने और उनकी पत्नी डॉक्टर रैना कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों के घरों से दवा एकत्रित कर जरूरतमंदों और गरीबों तक इसे पहुंचाने का प्रयास शुरू किया है। पिछले 10 दिन में इस कपल ने 20 किलो दवा एकत्रित की है। Robin Hood style campaign to collect unused, unexpired COVID-19 medicines and distribute it to those who have neither access nor affordability to avail these medicines. ये दवाएं देश के ग्रामीण इलाकों में मौजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को दी जाएगी ताकि कोरोना वायरस की चपेट में आए वंचित और गरीब लोगों को इलाज के लिए मुफ्त में दवाएं मिल सकें। मीटिंग मुनक़िद हुई और भोपाल में अगरचे मसला अबरालू था, लेकिन पूरे मुल्क और दूसरे शोबों से शहादत लेने की कोशिश की गई। कहीं से भी इत्तला नहीं मिली है रोयत की, इसलिए ये फैसला किया गया है कि इंशाअल्लाह ईद बरोज़ जुमा 14 मई को इंशाअल्लाह मनाई जाएगी। इसलिए तमामी हम अहले ईमान को और तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ में इस बात की अपील करते हैं कि ईद मौजूदा हालात के अंदर सादगी से मनाएं और तमाम ज़रूरतमंदों की खूब खिदमत की फ़िक्र करें और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी जुल्म ज़्यादती हो रही है तमाम मज़लूमीन के लिए हाथों से दुआ करें। बतौर ख़ास जो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके लिए खूब दुआ करें। ये 2 दिन और 2 दिन आगे 2 रातें हमारे पास हैं। इन 2 रातों के अंदर खूब अल्लाह को मनाने की, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर दुआ करने की कोशिश करें पूरी इंसानियत के लिए और उम्मत इस्लाम के खातों से दुआओं का एहतराम करें। और जो ज़रूरतमंद है आपके इलाके के अंदर, आपके महल्ले के अंदर, जो लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है उनकी ज़रूरत का पूरा ख्याल कीजिए। और ईद के दिन, ईद के बाद जो मुसाफा मुआनका किया जाता है उससे भी एहतियात कीजिए, एतराज़ कीजिए। ईद घर के अंदर मनाइए और दूसरे एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कीजिए। अल्लाह ताला इस ईद को पूरी इंसानियत के लिए और उम्मत इस्लाम के बाइस बरकत, बाइस रहमत बनाए। सऊदी अरब जाने की तैयारी कर चुके पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रशासन ने तगड़ा झटका दिया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रविवार रात ही सऊदी अरब के 3 दिन के सरकारी दौरे से लौटे हैं। इसके फौरन बाद ही सऊदी अरब ने नया फरमान जारी कर इमरान सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा नहीं जारी करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसकी वजह यह है कि सऊदी रेगुलेटर ने चीनी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। सऊदी अरब सरकार ने अब तक 4 वैक्सीन को ही अप्रूवल दिया है। ये वैक्सीन है फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। सऊदी अरब जाने की तैयारी कर चुके पाकिस्तानी नागरिकों की उम्मीदों को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रशासन ने तगड़ा झटका दिया है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रविवार रात ही सऊदी अरब के 3 दिन के सरकारी दौरे से लौटे हैं। इसके फौरन बाद ही सऊदी अरब ने नया फरमान जारी कर इमरान सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा नहीं जारी करेगा जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। इसकी वजह यह है कि सऊदी रेगुलेटर ने चीनी वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। सऊदी अरब सरकार ने अब तक 4 वैक्सीन को ही अप्रूवल दिया है। ये वैक्सीन है फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन।
दुनिया भर में नेजल यानी नाक के जरिए भी वैक्सीन को देने के विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है। नाक के जरिए वैक्सीन देंगे तो ये काफी इफेक्टिव हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि नेजल वैक्सीन के फायदे क्या हैं। इंजेक्शन से वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार होने से सांस से संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। इंजेक्शन से वैक्सीन नहीं लगेगी तो हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होगी। इसका उत्पादन आसान होगा जिससे वैक्सीन वेस्टेज की संभावना घटेगी। इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकेंगे। स्टोरेज की समस्या भी कम होगी। इस बारे में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के अनुसार नेजल वैक्सीन अगर सफल हो जाती है तो ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसे आप खुद भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि भारत बायोटेक के एमडी डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि अगर आप नेजल वैक्सीन की एक खुराक भी लेते हैं तो आप संक्रमण को रोक सकते हैं। इससे आप ट्रांसमिशन चेन को तोड़ पाएंगे। बैड बैंक के नए सीईओ का सिलेक्शन लगभग फाइनल हो गया है। सरकार पद्म कुमार मंगलम नायर को नई जिम्मेदारी दे सकती है। फिलहाल पद्म कुमार नायर एसबीआई में स्ट्रेस्ड एसेट्स के चीफ जनरल मैनेजर हैं। जून के महीने से देश में बैड बैंक की शुरुआत हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बैड बैंक का ऐलान किया था। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि बैड बैंक यानी बुरा बैंक क्या है। बैड बैंक एक तरह की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसका काम ये होता है कि बैंकों के बुरे फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए को टेक ओवर करे। अब बैड बैंक से फायदा क्या होगा? बैड बैंक से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि बैंकों की बैलेंस शीट सुधरेगी और उन्हें नए लोन देने में आसानी होगी। बहुत सारे बैंक एनपीए से मुक्त हो जाएंगे। बैंकों की बैलेंस शीट साफ सुथरी होने से सरकार को भी फायदा होगा। अब बैड बैंक का आइडिया कहां से आया? बैड बैंक भारत की खोज नहीं बल्कि इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। 1980 में बहुत सारे अमेरिकी बैंक खराब कर्ज यानी एनपीए की वजह से डूबने के कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में बैड बैंक का आइडिया लाया गया। अब बैड बैंक आम बैंकों से कैसे अलग होगा? ये बैंक किसी बैंक की तरह नहीं बल्कि कंपनी की तरह काम करेंगे। आम नागरिकों के जमा पूंजी से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। तमाम खबरों और ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।